हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अब आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और अब आ गया है समय हम लोग का क्लास स्टार्ट करने का। जो हमने वादा किया था, जो प्रॉमिस आपके साथ हमारा था कि 1 रुपया में हम आपको 11th का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। और ये जो हमने आपके साथ कमिटमेंट करी, जो हमने प्रॉमिस किया, आज से उसका क्लास की शुरुआत कर दी गई है। और आप जो हैं जितना जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाएं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ गए हैं और उनको अपना मैथ को बेहतर करना है, बेहतर बनाना है। तो वो जुड़कर घर बैठे इस समय में आसानी से मैथ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम लोग और भी सब्जेक्ट्स पे विचार कर रहे हैं ताकि हमारे जो इलाका है, आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जिधर बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, उससे भी हम लोग क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज ये जो है हमारी शुरुआत है, ये मैथमेटिक्स के रूप में होने जा रही है। तो आप जितना से ज्यादा अपने दोस्तों को भी इंस्पायर कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। और कोई चार्ज नहीं है। आप आइए, हमारे प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल के प्ले स्टोर पर। गूगल के प्ले स्टोर पर जाके हमारा जो ऐप है Study@7, आप उसको डाउनलोड कर लें। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे नंबर 8521968913, फिर से सुनिए, 8521968913 पर मैसेज करें। आपको हमारे ऐप का लिंक दे दिया जाएगा। आप डाउनलोड करके कोर्स सर्च कीजिए, ऑप्शन मिलेगा। 1 रुपया पेड करके आप आसानी से अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आपको पूरा कर लेना है और घर बैठे आप आसानी से इस पढ़ाई का मजा लीजिए। और भी कोर्सेज हम लोग शुरुआत करेंगे, बहुत ही किफायती। आपको पैसा नहीं देना है, नगण्य देना है, बस क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना, यही हमारा लक्ष्य है। यही हमारे कोचिंग स्टडी जोन कोचिंग सेंटर का लक्ष्य है, प्राथमिकता है। ठीक है, तो आज हम लोग पहला चैप्टर, जो हमारे 11th के बच्चे हैं जो मैथ सीखना चाहते हैं, उनके लिए पहला चैप्टर है सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। और इसी सेट थ्योरी पर हम लोग आज बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर रखना है। पहले हम लोग इसी पर बात करते हैं। चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि समुच्चय सिद्धांत, जो सेट थ्योरी है, हमारा समुच्चय सिद्धांत है, इसका जो प्रतिपादन किया, कंसेप्ट दिया था, वो कंसेप्ट दिया था जर्मन के मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर ने। फिर से आप नाम समझ लीजिए। सेट थ्योरी का जो कंसेप्ट दिया था, वह जर्मनी के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। उनका नाम था जॉर्ज केंटर, याद रहेगा। तो उन्होंने स्टडी किया और सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए, तो यहां है कि जब हम अपने दैनिक जीवन में
अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह के झुंड देखते हैं, भीड़ देखते हैं, समूह देखते हैं, मेला देखते हैं, एक जगह लोगों को इकट्ठा देखते हैं, तो हम उसके तरफ बात करते हैं कि ये समुच्चय है, ये झुंड है, ये भीड़ है, ठीक है ना। तो उन्होंने इसी चीज को लेकर समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए बात को समझिए, समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जर्मन के जो देश जर्मनी है उसका महान गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने इसका प्रतिपादन किया, सिद्धांत दिया। और ये फिगर देख रहे हैं, यही जॉर्ज कैंटर साहब हैं। चलिए अब देखिए इनका जीवनी पर थोड़ा सा परिचय हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं कि क्या है। 3 मार्च 1845 को ये जन्म लिए और 6 जनवरी 1918 को ये दुनिया से रुखसत हो गए, ठीक है। लेकिन इतने साल के दौरान इन्होंने मानव समाज को, मानव सभ्यता को बहुत कुछ दिया और बहुत सारी बातें बताई, सिखलाई, ठीक है। तो यहां देखिए जॉर्ज के त्रिकोणमिति श्रेणी के अध्ययन के दौरान समुच्चय से सर्वप्रथम परिचय हुआ। जब वे त्रिकोणमिति श्रेणी का अध्ययन कर रहे थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो जो त्रिकोणमिति का जो सीरीज है उसी का वो स्टडी कर रहे थे। तो होता है ना कभी कभी कुछ चीज इत्तेफाक से हो जाता है, करना कुछ चाहते थे, हो गया कुछ। तो इसी तरीका से समुच्चय सिद्धांत के बारे में इनका विचार आया। चलिए, समुच्चय की संकल्पना गणित के सभी शाखाओं में आधारभूत है। यानी जो समुच्चय है वो सब जगह लागू होता है। संबंधों एवं फलनों जो 12th में पढ़ना है, अनुक्रम है, सीरीज सीक्वेंस पढ़ना है, ज्यामिति है, प्रोबेबिलिटी है आदि में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यानी अब सब जगह समुच्चय सिद्धांत का यूज होने लगा है। तो ये तो हुआ हम लोग का परिचय समुच्चय सिद्धांत के बारे में, ठीक है। अब जो रही बात कि समुच्चय क्या है, तो ऐसे तो जानते हैं भाई कि समुच्चय का मतलब हुआ संग्रह, संग्रह, ठीक है। तो संग्रह को ही हम लोग समुच्चय कहते हैं। लेकिन अब संग्रह मतलब कैसी वस्तुओं का संग्रह, ये जानना इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां समझिए, संग्रह का मतलब ऐसी वस्तुओं से है जो एकदम से वेल डिफाइंड है, यानी अच्छी तरह से परिभाषित है। यानी ऐसी वस्तुओं का संग्रह जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बीच डिस्टिंक्शन ला सकते हैं, उसको हम अलग अलग छांट सकते हैं, उसी प्रकार के वस्तुओं के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहेंगे। यानी ऐसी वस्तुओं का संग्रह हुआ, ठीक ना, जो वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से परिभाषित हो, जिन्हें हम छांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं समुच्चय, सेट। जैसे आप देखिए, जैसे अगर कहा जाए, समझने का प्रयास कीजिए, जैसे अगर कहा जाए यहां पर कि 10 से छोटी प्राकृत संख्या, तो बताइए 10 से छोटी प्राकृत संख्या को छांटना बहुत आसान है। हम आराम से छांट सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत आसानी से हम 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं को छांट सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ अच्छी तरह से परिभाषित। अब अगर रहेगा
सोचिए, मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अच्छी तरह से परिभाषित का मतलब क्या हुआ, तो समझिए यहाँ पे डाउट को क्लियर कीजिए। डाउट को क्लियर कीजिए कि अगर मैं कहूं कि यहाँ मसौढ़ी, मान लेते हैं अपना इलाका है, अपना जिला जेवार है मसौढ़ी, तो कहा गया अगर कि मसौढ़ी के सबसे सुंदर लड़कियों का समूह, अब बताइए ये जो है सेट है कि नहीं, समुच्चय है कि नहीं? तो बताइए, मसौढ़ी के सबसे सुंदर लड़कियों का समूह, अब बताइए कौन सुंदर होगा कौन सुंदर नहीं होगा, ये कैसे पता करेंगे भाई? सबकी नजर में सुंदरता का पैमाना अलग अलग है। सबकी नजर में जो सुंदरता का पैमाना है वह बिल्कुल अलग अलग है। किसी को बाल अच्छा लगता है, किसी को गाल अच्छा लगता है, किसी को नाक अच्छा लगता है, कोई किसी चीज से प्रभावित है ना? तो हम सुंदरता के पैमाने पर हम महिलाओं को या लड़कियों को नहीं छांट सकते हैं। इसीलिए अगर यह शर्त दिया है तो यह हमारा समुच्चय नहीं है, ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि भारत के सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का समूह, भारत के सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का समूह, अब बताइए कि सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी को कैसे छांटेंगे, उसको कैसे चुनेंगे? किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को रोहित शर्मा पसंद है, कोई हार्दिक पांड्या के बैटिंग बॉलिंग का कायल है, कोई सूर्या भाई के छक्का पर लाहलोट हो जाता है ना, कोई बुमराह की गेंदबाजी पर भाई फिदा है, कोई मोहम्मद शामी की गेंद पर फिदा है। तो मतलब अच्छे क्रिकेटर को हम लोग छांट नहीं सकते हैं। अब उसे पुराना में जाएंगे तो वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी हुए हैं हमारे देश में, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी हुए हैं, जहीर खान जैसे खिलाड़ी हुए हैं, तो भाई हम कैसे इसको छांटेंगे? अच्छे खिलाड़ी को छांट पाना संभव नहीं है। तो इस पैमाने पर, इस ग्राउंड पर यह जो अच्छे खिलाड़ियों का समूह, यह एक सेट नहीं है। समझिए बढ़िया से, अच्छे तरह से परिभाषित तो होना चाहिए, मतलब हम उसे छांट सकते हैं, ठीक ना? जैसे अगर कहा जाए आपसे कि आपके घर के सबसे भुक्खर लोगों का समूह, आप बताइए आपके घर के सबसे भुक्खर माने खाए पिए में खूब एकदम उस्ताद है, आप बताइए किसको भुक्खर मानेंगे? लड़ाई हो जाएगी। आप किसी को अगर भुक्खर बोल देंगे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये जो है पैमाना नहीं है छांटने का, ठीक ना? या अगर कहा जाए कि प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सबसे अच्छे उपन्यासों का या अच्छे उपन्यासों का संग्रह, अब प्रेमचंद तो महान लेखक हैं, थे, उन्होंने तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है। अब भाई किसी को गोदान पसंद है, किसी को कफन पसंद है, किसी को सेवा सदन पसंद है, तो भाई अलग अलग है ना? तो अच्छा छांट पाना मुश्किल है। तो अच्छे लेखकों का, अच्छे कवियों का, अच्छे खिलाड़ियों का, अच्छे गायकों का, अच्छे कलाकारों का, ठीक है, ये सब पैमाना जो है हम अलग वस्तु को नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये सब समुच्चय नहीं होगा। बात को समझिए। अब पैमाना छांटने का अच्छा क्या है? जैसे अगर कहा जाए कि देखिए यहां पर उदाहरण भी दिया गया है समुच्चय के रूप में, कहा गया, विचार कीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अब बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को हम लोग आसानी से छांट सकते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, इसको कहने का यहां पर समय और छांटने का समय एकदम तुरंत हो जाएगा। कहा गया कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल को छांटिए, तो फट से बता देंगे ए आई ओ यू, है ना? तो ये पैमाना हुआ ना कि एकदम परिभाषित अच्छी तरह से है कि जैसे ही वोवेल कहा गया हमारे दिमाग में ए ई आई ओ यू आ गया।
तो ये परिभाषित है, इसीलिए यह सेट है। अब यहां देखिए 10 से कम या 10 से छोटी विषम संख्या है ना, 10 से छोटी विषम और प्राकृत संख्या। तो जैसे ही कहा गया 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या, तो फट से हम लोग यहां निकाल लेंगे कि भाई 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो जैसे कहा गया वैसे ही तुरंत हम लोग अलग कर लिए। तो ये परिभाषा जो दिया गया या शर्त दिया गया, उस शर्त पर छांटना आसान हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो है समुच्चय है, यह हमारा सेट है। ठीक है। फिर देखिए भारत के प्रदेशों के नाम। अब भारत के प्रदेश यानी जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, तो राज्य का नाम आसानी से हम लोग अलग कर लेंगे, है ना। चलिए, या कहा गया कि बिहार के जिलों का संग्रह या पटना जिला के प्रखंडों का संग्रह, तो ये सब क्या है, अच्छी तरह से परिभाषित है। आपके क्लास में कहा गया कि क्लास के अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह। अब बताइए, क्लास में अच्छे विद्यार्थी बहुत सारे होंगे, अच्छे विद्यार्थी क्लास में बहुत सारे होंगे। अब किस आधार पे अब छांटेंगे? कोई मैथ में अच्छा होगा, कोई केमिस्ट्री फिजिक्स जानता होगा, कोई भाई संस्कृत अच्छा जानता होगा, कोई इतिहास में खूब रुचि रखता होगा। आप किस आधार पर अच्छा विद्यार्थी छांटेंगे? तो ये परिभाषा के अनुसार समुच्चय नहीं होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई 5 फीट से कम हाइट वाले विद्यार्थियों का संग्रह या 5 फीट से अधिक हाइट वाले विद्यार्थियों का संग्रह, ये हो जाएगा हमारा सेट। या कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर 15 साल से अधिक उम्र के स्टूडेंट्स का संग्रह या 15 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स का संग्रह, ये हमारा सेट हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छी तरह से डिफाइंड है, यानी वेल डिफाइंड है। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। तो वेल डिफाइंड का मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई जैसे ही शर्त कही गई, उस शर्त के अनुसार फट से हम एक समूह बना लें तो कहेंगे कि वह एक सेट है। ठीक है। चलिए, अब इसी में कहता कि भारत के सबसे अच्छे प्रदेशों का संग्रह। अब बताइए, अच्छे प्रदेश माने कौन, अच्छे राज्य माने कौन? अब हम लोग बिहार राज्य के हैं, तो क्या हम अपने राज्य को खराब बोलेंगे? बोलिए, हमें भी अपने राज्य पर गर्व है, क्योंकि बिहार का बहुत संपन्न ऐतिहासिक विरासत रहा है। यहाँ का विरासत, जो ऐतिहासिक विरासत है, वो दुनिया के लिए एक प्रेरणा है, दुनिया के लिए मिसाल है। और हमें भी अपने बिहार के पुराने इतिहासों पर, इनके योगदान पर गर्व है ना। तो और भी राज्य के लोग होंगे, उन्हें भी अपने राज्य पर गर्व होगा, उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर के, उनकी उपलब्धि को लेकर के, और वहां सांस्कृतिक विरासत को लेकर के। तो भाई अच्छे राज्य का चुनाव कैसे कर पाएंगे? इसीलिए यह जो अच्छे राज्य वाला, अच्छे लेखक वाला, अच्छे कवि वाला, अच्छे खिलाड़ी वाला, ये सब शर्तें जो है वह समुच्चय नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे समुच्चय में भारत की नदियां एक समुच्चय हो जाएगा, है ना, नदियों को अलग कर सकते हैं। देखिए फिर यहाँ पर आगे क्या है कि उपर्युक्त समूहों में प्रत्येक समूह सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। 4 उदाहरण आपको बताए और बहुत सारे उदाहरण मैंने मौखिक बताया। तो चारों जो उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है और मैंने कई मौखिक उदाहरण बताए, वो सब एकदम से सुपरिभाषित हैं, उनको अलग करना आसान है। यहाँ हम प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि जो दी हुई वस्तु है उस समूह के सदस्य है अथवा नहीं है, शर्त के अनुसार। जैसे अब भॉवेल का समुच्चय, तो हम भॉवेल में अगर रख देंगे एम, तो फट से कह देंगे भॉवेल नहीं है, यानी उसको हम चुन सकते हैं और छांट सकते हैं आराम से। तो ये हमारा समुच्चय है। अब देखिए भाई, उन समूह के बारे में बात करें जहां पर क्या है कि
माने अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है। अब कुछ उदाहरण आपको ऐसा दिया जा रहा है जिसमें यह क्लियर है कि भाई वह अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है। अभी समझिए समुच्चय को। बताइए, विश्व की सुंदर लड़कियों का समूह। अब बताइए, विश्व के सुंदर लड़कियों का समूह, जैसे मैंने बताया था कि क्लास के सुंदर लड़कियों का समूह, मसौढ़ी के सुंदर लड़कियों का समूह, विश्व के सुंदर लड़कियों का समूह। अब सुंदरता के तो भाई कई पैमाने हैं, है कि नहीं? बहुत सारे कंपटीशन देखते होंगे, मिस इंडिया, तो फिर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, है ना? तो उसमें कई पैमाने पर उसे सुंदरता का खिताब दिया जाता है। तो ये परिभाषा नहीं है, इस आधार पर हम लड़कियों को छांट या चुन नहीं सकते हैं। बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म है। अब आप बताइए, हमारे बॉलीवुड में, हमारे देश में कई बहुत सारी फिल्में बनी है, हजारों फिल्में बनी है जो काफी अच्छी है, काफी लोकप्रिय है, पॉपुलर है लोगों के बीच में। अब किसी को शोले फिल्म पसंद है, किसी को दीवार पसंद है, तो भाई किसी को 3 इडियट्स पसंद है, कई तरह की, किसी को एक्शन फिल्में पसंद है, किसी को रोमांटिक फिल्में पसंद है। तो अब सब हिट है। अब किसी को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पसंद है। अब बताइए, इसमें से अब लोकप्रियता के आधार पर किसको चुनेंगे, किसको छाटेंगे? तो यह जो शर्त दिया है, परिभाषा है, इस आधार पर हम समुच्चय का चुनाव नहीं कर सकते हैं। अब किसी कक्षा के मेधावी छात्रों का समूह, अभी मैंने बताया था कि अगर कहा जाए कि कक्षा के तेज विद्यार्थियों का समूह, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का समूह। अब बताइए, अब किसे इंटेलिजेंट मानेंगे भाई? आप इंटेलिजेंट का चुनाव कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे? मैट्रिक में नंबर के आधार पर करेंगे? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 400, 450 नंबर लाते हैं, लेकिन फिर जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो अब कुछ बच्चे 300 नंबर लाए हैं लेकिन बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। अब बताइए, किसको इंटेलिजेंट मानेंगे? तो ये जो इंटेलिजेंसी है, बुद्धिमानी है ना, उसका पैमाना क्या है? तो हम लोग छांट नहीं सकते हैं इस आधार पर। ठीक है, तो ये सब चीजें जो दिखा रहे हैं आपको, ये समुच्चय के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये सब अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है। अब आइए आगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। हम लोग यहां देखेंगे कि समुच्चयों का निरूपण, है ना? तो कोई भी समुच्चय है, कोई भी समुच्चय है, तो मान लीजिए समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी, समुच्चय एक्स, समुच्चय वाई, समुच्चय जेड, यानी कैपिटल लेटर से हम उसे डिनोट करते हैं। समझिए, समुच्चय लिखा हुआ है ए, अब ए बराबर, तो ए हो गया सेट। अब ए में कौन कौन से सदस्य हैं? तो समुच्चय को हमेशा हम लोग करली ब्रैकेट यानी मंझली कोष्ठ से निरूपित करते हैं। ध्यान रहे बात कि समुच्चय को हमेशा करली ब्रैकेट से ही निरूपित किया जाता है। तो समुच्चय को कहाँ रखेंगे? एक करली ब्रैकेट में, यानी कि मंझली कोष्ठ में। और ये समुच्चय हो गया। अब जितने सदस्य होंगे 1, तो एक सदस्य को दूसरे से अलग करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं, कॉमा। अब देखिए, एक इस सेट है ए एक समुच्चय, एक सेट है, और इसको करली ब्रैकेट में यानी मंझली कोष्ठ में रखे हैं। और यहाँ क्या है, इसका 3 सदस्य है, 1 2 3, यानी इसको हम लोग कॉमा से अलग कर देते हैं। तो हम इसके सदस्यों को कॉमा के द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए, वेरी गुड है। तो फिर से समुच्चय को हम लोग ए बी सी एक्स वाई कैपिटल वाले लेटर से यहां निरूपित करते हैं, और सारे सदस्यों को मंझली कोष्ठ में रखते हैं, और 2 सदस्यों को अलग करने के लिए कॉमा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब समुच्चय के जो सदस्य हैं, अगर हमें सदस्य अंतर रखना है तो जनरली हम छोटे लेटर का यूज करते हैं। यानी सब स्टैंडर्ड चीज है।
जैसे अब कोई एक्स है, समुच्चय है, तो मंझली कोष्ठ में आएगा। अब यहाँ लिख दे ए बी सी, तो देखिए एक्स समुच्चय, उसका 3 सदस्य है। सदस्य कौन है? ए बी और सी। तो समुच्चय बाहर लिखे कैपिटल में और उसके सदस्यों को छोटे लेटर में हम लोग डिनोट किए। ठीक है, सब याद रखिए, बहुत आसान है। चलिए अब यहां पर देखिए, हम लोग को देखना है कि समुच्चय जो लिखने के लिए है, तो समुच्चय लिखने की 2 विधियां हैं। समुच्चय लिखने की 2 विधियां हैं, एक है हमारा सारणी विधि और एक समुच्चय निर्माण विधि। समझ गए? सारणी विधि जो अभी मैंने बताया, सारणी विधि का मतलब है कि सारे समुच्चय को हम एकदम क्लियर लिख देंगे, सारे सदस्यों को स्पष्ट दिखा देंगे, बता देंगे कि इसमें इतना ही सदस्य है। जैसे हम देखिए ए लिखे, अब हमने ए में लिखा 1 2 3 4। अब बताइए, देख के पता चल गया कि इसमें 1 2 3 4 है जो सदस्य है ना? 1 2 3 4 इसका क्या है? सदस्य है। तो अब क्लियर कट है, ये सारणी विधि है। क्लियर कट बात अगर हम बी लिखें और ए ई आई ओ यू अगर हम ऐसे लिखें, तो देखिए सारे के सारे सदस्य जो है क्लियर हैं, किसमें ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है ना? इसके 5 मेंबर हैं, एकदम क्लियर है। तो क्लियर जो पता चल जाए, क्लियर जो दिख जाए, वही है सारणी विधि। अब रही बात समुच्चय निर्माण विधि। अब इसी बात को अगर हम लिखे इशारों में, जो इशारों में हो जाए उसी को समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर, अब हमने लिखा एक्स, इशारा में समझाए कि ए का सदस्य क्या है? एक्स है। अब एक्स हो गया सच डेट। अब बताएंगे कि एक्स क्या है, तो यहां देखिए एक्स जो है यहाँ पर भैया एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है, एन में नेचुरल नंबर। तो एक्स इसका मतलब हुआ कि ये प्राकृत संख्या का सदस्य है, और एक्स जो है वो 5 से छोटा है। ये हमने इसको बताया, यानी 5 से छोटा है तो कौन होगा प्राकृत संख्या? 1 2 3 4। फिर समझिए कि समुच्चय निर्माण विधि इशारों में समझाने का एक विधि है। ठीक है ना? हम क्या करेंगे कि कोई भी समुच्चय है उसको बी मान लिए, बी यहां पर मंझली कोष्ठ में लिखना है। अब एक्स मान ली एक्स है, अब एक्स सच डेट। अब एक्स है क्या? तो एक्स यहां देखेंगे, देखिए यहां है ना, तो एक्स यहां लिख देंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला का एक वॉवेल है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक वॉवेल है। अब अंग्रेजी वर्णमाला तो क्लियर है, कौन वॉवेल है? ये तो क्लियर है नहीं कि कौन वॉवेल है, ठीक ना? तो भाई हमको सभी लिखना पड़ेगा, यानी ए ई आई ओ ये लिखना पड़ेगा, ये वॉवेल है। तो समुच्चय निर्माण विधि इशारों में लिखने का एक तरीका है, और सारणी विधि है जो स्पष्ट लिखने का एक तरीका है। क्लियर? तो ये आज का ये था हमारा डेमो क्लास। कल से आप 6:30 बजे से डेली आप हमारे साथ इसी टाइम में जुड़ सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि हम मात्र 1 रुपया खर्च कर 11th का मैथ पढ़ना चाहें, मैथ में रुचि जिनको है, इंटरेस्ट है, जो समय नहीं दे पा रहे हैं दिन में, जिनको और सीखने का मन है, वो प्ले स्टोर में जाएं, हमारा ऐप Study@7 को डाउनलोड करें और 1 रुपया मात्र ऑनलाइन पेड करके और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और डेली जो है 6:30 बजे से एक क्लास स्टार्ट होगा, और अब हमसे पढ़िए, जुड़िए और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और बाकी और भी सब्जेक्ट्स के लिए तुरंत ही आपको सूचना दिया जाएगा, और भी सब्जेक्ट चालू किया जाएगा ऑनलाइन। ठीक है?
तो ये आपके बेहतरी के लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को पहुंचाने के लिए है, क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचे, आप पढ़ें, शिक्षित हों और जीवन में आगे बढ़ें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अपने दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए और आप भी जुड़िए। कल से हम लोग रेगुलर क्लास स्टार्ट हुआ, डेमो क्लास था, आपको सूचना देनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया। और इसी तरीका से आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं। असाइनमेंट है, टेस्ट सीरीज है, मटेरियल्स हैं, आपको ये चाहे को प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप जुड़े और इस तमाम सुविधाओं का आनंद लें। धन्यवाद।